जिस तरह के टीचर्स हमने देखे उसी तरह की टीचिंग पे हमें लगा कि एक हमला आ रहा है. And that kind of an atmosphere, I think, began to threaten the power elites. I could see that the institutional landscape had changed. हम जैसे लोग जिनके इस तरह के बैकग्राउंड है एक्टिविज्म में, we felt under surveillance, we felt कि हमेशा एक शक के नज़र से हमें देखा जाता था कि ये लोग ट्रबल मेकर्स हैं, कि देश के top 1% of the people, they are owning almost 46% of the country's wealth. जो आदमी कोई कंपनी का सीईओ बैठ के 10th फ्लोर के ऑफिस में बैठा है, उसको तो आखिर में नीचे आना पड़ेगा, वो तो वहां से छलांग मार के चांद नहीं जा सकता. When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the people are poor, they call me a communist. आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है. किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है. हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Nope. Not your ordinary podcast for entertainment. Nope. From teaching to trade union, ये जर्नी कैसे हुई अगर आप समझाए तो? जी बिल्कुल. देखिए, मैंने जब अपनी पढ़ाई शुरू किया, हायर स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. See, for us, academics was always very strongly connected to wider social concerns. जिन लोगों ने हमको पढ़ाया, जो टीचर्स हमको पढ़ाए, वो लोग क्लासरूम में भी पढ़ाते थे और क्लासरूम के बाहर, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी तरह तरह के कामकाज में इन्वॉल्व रहते थे. वो सोशल मूवमेंट्स हुआ एक तरफ, दूसरी तरफ पॉलिसी मेकिंग, टेक्स्ट बुक राइटिंग. 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जब आया, उसके बाद हमारे टीचर्स ने टेक्स्ट बुक्स लिखे, सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक्स. एंड आई वुड सी देम ऑल्सो अटेंडिंग रैलीज, ऑल्सो अटेंडिंग वेरियस campaigns for social causes, for political causes. So for us, टीचिंग, ट्रेड यूनियनिज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ये सब साथ साथ चलता था. और ये बात भी साफ थी कि हमें पढ़ाई के बाद सिर्फ अच्छे टीचर नहीं बनना है या पढ़ाई के दौरान सिर्फ अच्छे स्टूडेंट नहीं बनना है, हमको असल में एक अच्छा नागरिक बनना है. एंड अ गुड सिटीजन इज़ अ मल्टी स्किल्ड पर्सन जो अलग अलग स्पेसेस में इंटरवीन कर सकते हैं, जिनमें जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पब्लिक मोरालिटी, यानी कि सिर्फ आपकी समस्या नहीं, देश के कोई भी इंसान कोई समस्या फेस कर रहे हो तो वो आप खुद की समस्या मान के डील करेंगे. सो दैट काइंड ऑफ अ वैल्यू was inculcated in us while we were studying. Delhi University में, JNU में, and elsewhere in various public universities that we saw. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब जगह के कल्चर ही ये था. तो इसी तरह से मैंने ट्रेड यूनियन के कामकाज में शुरू से इन्वॉल्व हुआ. कुछ साथियों के साथ हम ऑर्गेनाइज करते थे गुड़गांव के कापासेरा बॉर्डर में गारमेंट वर्कर्स के साथ. फिर उसके बाद मानेसर में मारुति सुजुकी वाला आंदोलन शुरू हुआ एंड मेनी ऑफ अस गॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट. हम लोगों ने मारुति वर्कर्स के वॉइसेस को एम्पलीफाई किए विद इन द ब्रॉडर सोसाइटी, विद इन दिल्ली, बियॉन्ड दैट ऑल्सो. फिर उसके बाद मैंने जब पढ़ाने के लिए बेंगलोर आया इन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, देयर अगेन आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑनगोइंग वर्कर स्ट्रगल्स देयर. जैसे एक मूवमेंट हुआ था, अभी भी चल रहा है, ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़. वहाँ क्या हुआ कि कोविड के दौरान जो मजदूर काम किए थे उनको कोविड के बाद छटनी कर दी गई, सबको ठीक ठाक से कोविड वेजेस भी नहीं मिला और वर्कर्स यूनियन बनाए तो उनकी छटनी हो गई और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया. एंड आई वॉज पार्ट ऑफ दैट वाइल आई वॉज टीचिंग एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. सो इन अ सेंस आई वॉज ऑलवेज अ स्टूडेंट एंड एन एक्टिविस्ट, अ टीचर एंड एन एक्टिविस्ट, जिसमें ट्रेड यूनियन वर्क एक हिस्सा था, लेकिन और भी चीज़ें थे, और भी जो समस्या हम देख रहे थे. जैसे एक बड़ी समस्या शुरू हुई टीचिंग प्रोफेशन के अंदर. जब मानेसर में आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान हम देख रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की संख्या बढ़ रहे हैं, टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जा रहे हैं, परमानेंट नौकरियां खत्म करी जा रही है. और मुझे याद है उस समय कुछ मीटिंग्स हुए थे which were about the similarity between the working conditions of contract workers in Maruti and contract teachers in Delhi University. So in a sense, as part of labor rights movement, you get drawn into other struggles. उस तरह से मैंने अलग अलग चीज़ों में भागीदारी निभाई और निभाते हुए एक दौर के बाद मुझे लगा कि आज के समय में यूनिवर्सिटीज़ के ये हालात है, इस तरह का हालात बना दिया गया है कि सारी चीज़ें एक साथ करना बहुत मुश्किल है. जिस तरह के टीचर्स हमने देखे उसी तरह की टीचिंग पे हमें लगा कि एक हमला आ रहा है. एक तो टीचिंग प्रोफेशन को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्चुअलाइज किया जा रहा है. आज के समय में आप ILO के रिपोर्ट्स देखें, 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स
इज एंगेज्ड इनफॉर्मली। उसमें से एक भारी संख्या है जो शायद फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हो लेकिन इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हो। इसमें से टीचर्स भी है। हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे लेकिन आप देखेंगे जो स्कूल्स में पढ़ाने वाले कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, ये लोग के बहुत बुरा हाल है। दे आर लिविंग इन डायर पॉवर्टी। इन लोग के भी आंदोलन होते रहते हैं। 2014 में जब नई सरकार आई, चुनाव के दौरान उनको प्रॉमिस किया गया था कि शिक्षा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा, नहीं किया गया। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज प्रिवेलिंग अक्रॉस द एजुकेशनल सेटअप। टीचिंग जॉब इज कॉन्ट्रैक्चुअलाइज्ड, टीचर्स आर लिविंग वेरी इनसिक्योर लाइव्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलरली इन द लास्ट 5-7 ईयर्स हमने देखा है कि ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटी का मॉडल है उस पर एक हमला आ रहा है, एक तरह का पॉलिटिकल अटैक आ रहा है। JNU को एक तरह से बदनाम किया गया, एंटी नेशनल, देशद्रोही, बट नॉट जस्ट JNU, HCU में भी जो हुआ, रोहित वेमुला के साथ जो हुआ। Why was रोहित वेमुला pushed into a corner? No, of course his caste played a big role, but the event which he had tried to organize, मुजफ्फरनगर बाकी है की स्क्रीनिंग, and that precipitated certain things, और इस तरह की चीज़ें सारे यूनिवर्सिटीज़ में होने लगे। And I think this is something which the Indian citizens should know कि ऐसा हमला क्यों हुआ और वो उनको बताया नहीं जा रहा है। हमला इसीलिए हुआ, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 2 दशकों में following the coming in of reservations not just among students but also among faculty and diversification of these university spaces, और साथ साथ एक कमिंग ऑफ एज ऑफ एन इंडियन एकेडेमिया सोशल साइंस के, यू फाउंड इन दीज यूनिवर्सिटीज अ क्रूसिबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कई सारे लर्नर्स जो शायद यूनिवर्सिटीज़ में पहली बार आ रहे हो एज फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, और हमारे जैसे लोग जो कि सेकेंड या थर्ड जनरेशन लर्नर्स हैं, हम सब एक साथ पढ़ाई करते थे। हमारे टीचर्स जो थे दे वर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। देखिए, कास्ट के बारे में किताबों में पढ़ना एक चीज़ होती है, लेकिन जब आपके बगल में ऐसे लोग बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे लोग who are product of that anti-caste history, learning is of a different level altogether. And with that happens, you have a situation where there are a bunch of students, a bunch of faculty who together want to bring out the kind of social transformation जो हमारे देश में आज़ादी के बाद होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इसको बहुत ही सिंपल तौर पे बोले तो संविधान को जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था नहीं किया गया। कोर वैल्यूज ऑफ प्लुरलिटी, इक्वालिटी, दीज वेर काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड, और इसको ठीक करने में हम लोगों की दिलचस्पी थी। यू कुड सेंस दैट इन द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस यू वुड हैव इन द क्लासरूम। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो माहौल था, और सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं, देखिए मैं कभी कैंपस में उतना एक्टिव नहीं था लेकिन कैंपस के बाहर यूनियंस के बीच में एक्टिव था। सो देयर वाज ऑलवेज दैट एनकरेजमेंट कि आप जाके समाज को बदले, आप देश का भला करें। And that kind of an atmosphere, I think, began to threaten the power elites. The upper caste, upper class elites who have managed to hold on to political power to a great extent. And there was a conservative reaction. They felt a threat from this kind of an atmosphere, ऐसा जो माहौल था, because इनको पता था कि ये लोग आगे जाके टीचर्स बनेंगे, ये लोग आगे जाके पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तो इन लोग एक बड़े पैमाने में बदलाव लाके ही रहेंगे। इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ पे एक तरह का हमला हुआ, एंड यूनिवर्सिटीज़ को डिस्क्रेडिट किए गए, खास करके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। एंड इन दैट एटमॉस्फियर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, आई कुड सी दैट द इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप हैड चेंज्ड। हम जैसे लोग जिनके इस तरह के बैकग्राउंड है एक्टिविज्म में, जो पढ़ाने के टाइम भी एक्टिविज्म कर रहे थे, वी फेल्ट अंडर सर्वेलेंस, नॉट जस्ट मी, मेनी अदर्स, वी फेल्ट अंडर सर्वेलेंस। वी फेल्ट कि हमेशा एक शक के नज़र से हमें देखा जाता था कि ये लोग ट्रबल मेकर्स हैं, जबकि हम सोचते हैं कि हम तो संविधान को लागू कर रहे हैं और कोई और सोचता है कि हम ट्रबल मेकर्स हैं। सो दैट काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर वाज वेरी पैल्पेबल। मैं जितना इन्वॉल्व होने लगा और जितना लिखने लगा, खास करके ऑन सर्टन पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक से सैफ्रनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, मैंने एक आर्टिकल लिखा। और प्लस आपकी पीएचडी भी हिस्ट्री में ही थी ना? बिल्कुल, मेरी पीएचडी हिस्ट्री में थी, तो वो आपका एक्सपर्टीज था। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि मैं जब हिस्ट्री पे लिख रहा था, आई वाज नॉट इवन गोइंग आउटसाइड माय परव्यू। जबकि कोई जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ पे हम पीएचडी करें उसी चीज़ पे लिखे, पर मैं अपने एमफिल पीएचडी के टॉपिक के अंदर ही लिख रहा था ऑन सैफ्रनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। जैसे विक्रम संपत का एक बायोग्राफी आया, 2 वॉल्यूम बायोग्राफी ऑन सावरकर। मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बायोग्राफी, वो एक तरह का हेजियोग्राफी है, और उसको एक हिस्ट्री का मोल्ड दिया जा रहा है, कई सारे साइटेशन फुटनोट यूज़ करके। मैंने सारे साइटेशंस चेक किए,
कई सारे साइटेशन सही नहीं थे, जैसे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट फैक्ट को साइटेशन दिया जा रहा है, और जो इम्पोर्टेंट इलैबोरेट करेंगे आप? इनसिग्निफिकेंट फैक्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि सावरकर के जर्नी, सावरकर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में जाके वहां पे क्या क्या हुआ। नो, दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सावरकर्स लाइफ, इसके बारे में कई सारे आपके डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। बट सावरकर के जो पॉलिटिकल बिलीव्स थे और जिस तरह से सावरकर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, those I think are more important to cite. For instance, there are things written in that book about how Savarkar and Ambedkar were very close. अब इसके कोई साइटेशंस नहीं है, जबकि सावरकर के और कुछ पेरिफेरल एक्टिविटीज के पे जम के साइटेशंस है। तो जो नॉन स्पेशलिस्ट है उनको लगेगा कि नहीं भाई, ये तो बहुत पढ़ाई करके किताब लिखा है, बहुत सारे साइटेशंस है, दे वोंट बी एबल टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द साइटेशन, उनको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जब एनालाइज किया, मैंने देखा कि एक तो almost 60% of the citations are from Savarkar's own writings, और भी कुछ ऐसे citations है from books which are known as Savarkar's hagiographies। तो इस तरह से एक कहानी बनाया गया है उसमें सावरकर को लेके, as if सावरकर represented a distinct trajectory within the freedom struggle, और तरह तरह की चीज़ों को, तरह तरह के लोगों को सावरकर से लिंक किया गया जिनके साथ उनका खास कोई लिंक था नहीं। तो मैंने जब ये आर्टिकल लिखा, ये काफ़ी शेयर्ड हुआ सोशल मीडिया पे, फिर मेरे ऊपर बहुत दबाव आया, ऊपर से यूनिवर्सिटी से दबाव आया। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा, आई कुड सी दैट ट्विटर पे और अलग अलग तरह से a lot of people who are known to be sympathetic to the government, they started quote tweeting and started tagging यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स एंड सेइंग कि आप किस तरह के लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड द होल सिचुएशन मेड मी फील वेरी अनकंफर्टेबल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिला था, एंड आई कुड सी दैट कई लोग शायद सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, लोग डरे हुए हैं। पर आपने ऐसी कौन सी बात बोल दी सावरकर के बारे में जो अब तक बोली नहीं गई थी? देखिए, मैंने जो किया, मैं बताता हूँ क्यों इतना बैकलैश आया। इनका एक मेजर क्लेम है कि इन लोग हिस्टोरिकली करेक्ट चीज़ें कह रहे हैं, सावरकर पे हो या जिन पे भी ये कह रहे हैं। एंड द फैक्ट दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैव सेड कि इन लोग की बातें, इन लोग की किताबें हिस्टोरिकली वेरीफाइबल नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, ये उनको चुभता है। And they are now trying to change that impression. इसीलिए when I am exposing that, look, for all their citations, it is not historically verified. That is what really hurt them. I think that was the main thing. It's not so much about new things I said about Savarkar, but I questioned their methodology in a very systematic manner. मुझे याद है उसके तुरंत बाद विक्रम संपत ने एक वीडियो रिलीज किया था reiterating how correct his methodology is. तो उससे मुझे पता चला कि मसला वही है। So all of that happened, and there came a point where I felt कि हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे थे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, हाँ। There came a point where I felt कि देखिए, नंबर वन, मुझे अपने क्रिटिकल वॉइस को रिटेन करना है। आई एम नॉट गोइंग टू सैक्रिफाइस दैट टू फॉलो a certain route which I could see a lot of other people do। मतलब देखिए, मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आपकी नौकरी के खातिर, अपने पेट की खातिर आपको करना पड़ता है। एंड दिस इज थिंग अबाउट एकेडेमिया, जो लोग PhD के बाद टीचिंग में आते हैं, सी दे हैव कम थ्रू अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। MA, MPhil, PhD, और महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल की बात है क्योंकि फैमिलीज अक्सर सपोर्ट नहीं करते, और पुरुषों के लिए भी देखिए अक्सर एक सोशल प्रेशर रहता है। जैसे कि आपके जो इंजीनियरिंग वाले दोस्त जो है वो अभी कमा रहे हैं, शादी हो चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं, आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ सोशल प्रेशर। तो ये सारे चीज़ों का मुकाबला करते हुए लोग PhD करके जब टीचिंग में आते हैं, वो नौकरी बहुत कीमती होती है, तो उस नौकरी बचाने के लिए लोग करेंगे, मतलब जो करना पड़ता है करेंगे। दैट्स द वे इट इज़। सो आई एम नॉट saying this in a judgmental sense, but personally it's my personal decision कि नहीं, मुझे अपना critical voice retain करना है, और institutional landscape ऐसा हो रहा है कि शायद एक trade off करना पड़ रहा है। Either you retain your critical voice, not just voice, your activities। सिर्फ वॉइस से क्या होता है, आप निकल के मजदूरों के बीच, जनता के बीच ऑर्गेनाइज करेंगे, आप डायरेक्टली जनता तक अपनी बातों को ले जाएंगे। बिकॉज यूनिवर्सिटीज एट द एंड ऑफ द डे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिव स्पेसेस। वो जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज हो, बहुत बड़े पैमाने में लोग, आप किसान हो गए, मजदूर हो गए, यूनिवर्सिटी तक पहुंचते नहीं हैं, लेकिन उन तक आपकी बात को ले जाना जरूरी है। सो आई वॉन्टेड टू डू दैट, और मुझे लगा कि अगर ट्रेड ऑफ का सिचुएशन पैदा हो ही रहा है, आई रादर
take a plunge into more direct involvement with unionizing and with political activism. But having said that, teaching मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, because I enjoyed it, I enjoy it, and I see the space of social movements, the public space and the organizing space as a space जहाँ मैं function कर रहा हूँ as a teacher. In a sense, जो ideological बातचीत, जो historical बातचीत जनता तक ले जाने की ज़रूरत है, उसको मैं ले जा रहा हूँ. And in my communication, there is a lot of element of teaching. One example I'll give, अंबेडकर जयंती का मार्च हो रहा था एक कॉलोनी में दिल्ली में just a few days ago. तो मार्च के दौरान मुझे बोला गया कि आप सबसे बात करें अधिकार को लेके. It was very interesting because we talk a lot about rights, but we don't have a set template on how to communicate to the common people कि what are rights, क्यों ये इतनी कीमती है. I really enjoyed that, and in those moments I'm kind of again being a teacher, and I think this is a very important part of our heritage, particularly of the nationalist movement. Pedagogy played a very important role in the nationalist movement. My favorite out of all of this is भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट एपिसोड. नेहरू जाके बात कर रहे हैं लोगों से, कौन है भारत माता, आप है भारत माता. इट्स अ मीटिंग विच इज हैपनिंग इन अ टीचिंग लर्निंग मोड, एंड दैट वाज वेरी पावरफुल. सो आई थिंक we need to do that. There is a need for us to do that very proactively within classrooms, of course, as far as possible, but within the public sphere, within the public space, through organizing in social movements and so on. So this is in brief my journey and my thought process. हाँ, पर अभी करंटली आप यूनियनाइज कर रहे हैं, तो किस तरह की यूनियनाइजिंग आप कर रहे हैं? हाँ. उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं, और एक यूनियनाइजिंग की हिस्ट्री जो रही है उस पर अगर आप बता पाए तो. बिल्कुल, यूनियनाइजिंग जो कर रहे हैं, देखिए ट्रेड यूनियंस आर एट द हार्ट ऑफ द लेबर मूवमेंट, क्योंकि वर्कर्स के जो वर्क प्लेस राइट्स होते हैं, मिनिमम वेज, ESI, PF, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब यूनियन के थ्रू ये लोग असर्ट करते हैं. और साथ में यूनियंस के एक पॉलिटिकल रोल भी होता है, बिकॉज वर्कर्स आर नॉट जस्ट वर्कर्स, दे आर ऑल्सो सिटीजन्स. तो अपने जो सिटीजनशिप राइट्स को वो जाहिर करते हैं, उसमें भी यूनियन एक बड़ा रोल प्ले करता है. हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले सबसे ताकतवर जो वर्किंग क्लास मूवमेंट माना जाता है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट मूवमेंट. 1830s और 1840s में चार्टिस्ट मूवमेंट एक्सपेंडेड इटसेल्फ. उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स अगर आप देखें, all of them are political demands कि वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, MPs के लिए सैलरी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी क्लासेस के लोग MPs बन जाएंगे उनके तो सैलरी नहीं चाहिए होगा, लेकिन कोई मजदूर अगर नौकरी छोड़ के MP बनेगा उसका गुजारा कैसे चलेगा, अगर 5 साल बाद हार गया फिर क्या होगा. तो फिक्स सैलरी एंड पेंशंस फॉर MPs, ताकि वर्किंग क्लासेस के लोग भी चुनाव लड़ सके. दिस काइंड ऑफ डिमांड. सो द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स एंड लेबर मूवमेंट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड फॉर वर्कप्लेस राइट्स एंड सिटीजनशिप राइट्स, बोथ. और एक जो बहुत ज़रूरी पहलू है और आज के समय में सबसे रेलेवेंट मुझे लगता है, यूनियनाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि वर्कर्स का शोषण हो रहा है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका रोल है उसके मुताबिक उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, और वो तनख्वाह जा रहा है पूंजीपति या लैंडलॉर्ड के पॉकेट में, उससे वो मुनाफा कमा रहा है. एंड दिस इज रॉन्ग बिकॉज द लेबर ऑफ द वर्कर्स इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. इसके बेसिस पे आप ओवरऑल सोसाइटी, इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटी है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं. एंड लाइक फार्मर्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वैंटेज पॉइंट, जहां से आप एक गैर बराबर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को चैलेंज कर सकते हैं. एंड दैट आई थिंक आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज समाज में गैर बराबरी जहाँ तक पहुँच गई है, आप तमाम सारे बड़े बड़े रिपोर्ट्स देखें, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के, ऑक्सफैम रिपोर्ट्स, what you find is very very concerning कि देश के top 1% of the people, they are owning almost 46% of the country's wealth. Top 10% owns 65-70%, और उसके नीचे चले जाए तो they are owning the remaining 30% of the country's wealth. यानी कि top 10 और बाकी के 90%. Mirrored in the workplace data, top 10 फॉर्मली एम्प्लॉयड, द रेस्ट ऑफ द 90 इनफॉर्मली एम्प्लॉयड. तो 10 और 90 के बीच का जो दरार है, ये दरार को चैलेंज करना आज के समय में बहुत जरूरी है, और यूनियंस ये काम कर रही है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपोज व्हाट आर द वेज इन विच इनइक्वालिटी इज बीइंग क्रिएटेड. क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं है, ये एक सिस्टमिक तरीके से
थ्रू सर्टन पॉलिसीज, थ्रू सर्टन लॉज ऐसा एक व्यवस्था बनाया गया है और कायम रखा जा रहा है। तो ट्रेड यूनियन का काम यही सारी चीज़ों को इनकम्पास करती है, लेबरर्स के वर्क प्लेस राइट्स, सिटीजनशिप राइट्स, ओवरऑल सोसाइटी में इनइक्वालिटी को चैलेंज करना, अलग अलग जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनके साथ कंधों से कंधा मिला के ओवरऑल जो इनजस्टिस सोसाइटी में दिखती है, जिसका हिस्सा वर्कर्स भी है, जिसका असर वर्कर्स पे भी होता है पर दूसरों पे भी होता है, उसको चैलेंज करना। स्टेट रिप्रेशन हो गया, अभी यूएपीए के तहत बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया है। यूएपीए के तहत किसी को जेल में डाल दिया जाता है मतलब यू आर अज्यूम्ड टू बी गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, जो लीगल सिस्टम को पूरा अपसाइड डाउन टर्न कर रहा है। सी हिस्टोरिकली these kind of repressive laws have been used the most against farmers, against workers, against Adivasis, Dalits and so on. आज स्टूडेंट्स पे यूज किया जा रहा है। तो दिस इज अ शेयर्ड प्लैंक, अ शेयर्ड कंसर्न कि स्टेट रिप्रेशन ऐसे चलता रहेगा तो कोई भी खुल के अपने बातों को जाहिर नहीं कर पाएगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएगा। सो दिस काइंड ऑफ कैंपेन्स वी जॉइन हैंड्स विथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। एनवायरनमेंट एक बड़ा कंसर्न है आज के समय में, क्लाइमेट क्राइसिस जो चल रहा है। अभी आज हम यहाँ बातें कर रहे हैं, अभी दिल्ली के जंतर मंतर में एक प्रदर्शन हो रहा है जहाँ पे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्लोगन्स। कहा जा रहा है कि वी वांट सोशल जस्टिस, वी वांट क्लाइमेट जस्टिस एंड वी वांट जस्टिस फॉर आवर पेट्स। तो ये सेंस बन रहा है क्लाइमेट एक्टिविस्ट में भी कि जो क्लाइमेट चेंज का असर है, असर सब पे, लेकिन सबसे ज़्यादा असर वर्कर्स पे है, सबसे ज़्यादा असर वर्कर्स पे है। आप गिग वर्कर्स देख लीजिए, इतनी गर्मी में इनको डिलीवरी करने जानी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को गर्मी में काम करना पड़ता है, क्या कुछ ना कोई भत्ता मिलता है, ना इसके लिए कोई इनके हेल्थ इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इम्पैक्टेड आर वर्कर्स। तो इसीलिए तरह तरह के ग्रुप्स जो शायद लेबर ऑर्गेनाइजिंग के साथ कनेक्टेड नहीं भी हो, वो भी आज के समय में लेबर मूवमेंट्स को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्टिविटी, बिल्डिंग सॉलिडारिटी विद वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। सो दिस इज इन अ नटशेल लेबर ऑर्गेनाइजिंग आज के समय में क्या है। पर लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो आज के समय में वैल्यू है वो तो समझ में आ रहा है, बिकॉज काफ़ी लोग वर्कर बुलाने से ही पीछे हट रहे हैं अपने लोगों को। बट हिस्टोरिकली भी और करंट माहौल को ध्यान में रखते हुए लेबर मूवमेंट्स का एक सॉर्ट ऑफ रोड ब्लॉक पे आके रुक जाती है वो लेबर मूवमेंट्स। वो क्यों होता है और वहाँ से कैसे रास्ता आगे? हाँ, यहाँ देखिए, सी फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सेड कि कई जगह वर्कर्स को वर्कर्स नहीं बुलाया जाता है। अगेन दैट्स अ प्लॉय टू डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स ना। अब गिग वर्कर्स को आप पार्टनर्स बोलेंगे मतलब ये लेबर लॉ के दायरे में आएंगे ही नहीं। आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक दिखता है, एंड आई थिंक यंग एक्टिविस्ट लाइक अस आर ट्राइंग टू चेंज दैट। रोड ब्लॉक के एक मेजर कारण ये है कि देखिए, हिस्टोरिकली लेबर मूवमेंट्स वर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एक समय के बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। नो, इनफॉर्मल सेक्टर में यूनियनाइजिंग इज वेरी डिफिकल्ट, प्राइमरीली बिकॉज इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द वर्क प्लेस इटसेल्फ इज अनस्टेबल, हायर एंड फायर चलती है, आज आप है कल आप नहीं है, या तो आप खुद छोड़ देते हैं क्योंकि तनख्वाह इतनी कम है। सी, द इनफॉर्मल सेक्टर इज राइफ विथ ऑल काइंड्स ऑफ इलीगल प्रैक्टिसेस, ठीक समय पे तनख्वाह ना देना, मिनिमम वेज ना देना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, because of which people leave many times. But other times when people try to unionize, they are also thrown out of the jobs. Organizing in the informal sector is the big challenge. और informal sector में workers को कैसे organize किया जाए, इस पे I think जो रोड ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, बीच के एक समय में ये रहा है, and now we are trying to change that. बेसिकली ये जो तरीका है, वैसे जैसे आप बोल रहे थे कि इनफॉर्मल सेक्टर में हायर एंड फायर होता है, वो तो सोसाइटी इज़ काइंड ऑफ व्यूइंग इट एंड रेडी फॉर इट। बट ये जो कंपनीज यूनिकॉर्न बन जाती है, वो हायर एंड फायर पॉलिसी बहुत तरीके से यूज़ करती है। तो क्या जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो लोग मतलब असेंबली प्लांट्स में हैं, क्या वो लोग समझ रहे हैं यूनियनाइजिंग का क्या मतलब व्हाट विल दे गेट आउट ऑफ यूनियनाइजिंग? उनसे आप कैसे कम्युनिकेट करते हो? देखिए, समझ तो सबको ही है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, बट दिक्कत यही हो जाती है कि पीपल डोंट नो हाउ टू डू इट अंडर द करेंट सर्कमस्टांसेस। जबकि आप एज सुन एज यू बिल्ड अ यूनियन, चांसेस कि आप निकाल दिए जाओगे, तो वो एक डर रहता है। और दूसरा, आप जो पूछ रहे हो कि इससे क्या मिलेगा, यूनियनाइज करके क्या मिलेगा, ये सवाल लोगों के मन में रहता है।
हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, वी आर ऑलवेज वेरी क्लियर कि यूनियन बना के तुरंत आपको शायद कुछ बेनिफिट्स मिल सकती है। कोई कहीं पे कानून का उल्लंघन हो रहा है, मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, आप केस दर्ज करें, उसके बाद कुछ साल केस चले, फिर आपको एरियर्स में कुछ पैसे मिल जाए। बट ऑन द होल यूनियनाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर ए लार्जर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कि कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं मिल रहा है यूनियन बनाने के बावजूद, इज बिकॉज ओवरऑल सोसाइटी में मजदूरों की मेहनत कश लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। एंड दिस यू सी अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट इन द पॉलिटिकल स्पेस। आप अदालत में जाए, लेबर कोर्ट्स का बुरा हाल हो रखा है, लेबर इंस्पेक्शन ढंग से नहीं होता है आज के समय में। एंड इन द कोर्ट्स सी व्हेन वर्कर्स आर गोइंग विथ से डिमांड्स विच आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द वर्क प्लेस, जैसे कि राइट टू हाउसिंग। आज के समय में बहुत सारे जगह बुलडोजर्स चले हैं, बस्तियां तोड़ दिए गए हैं। कोर्ट्स आर टोटली अनसिंपैथेटिक टू वर्कर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ओवरऑल आज ऐसा माहौल है कि मेहनतकश लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है, मेहनतकशों की आवाज़ को दबाए जा रहे हैं। एंड जो भी ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है, the objective is to build a political movement and a political narrative which can challenge that. उसके बिना हो नहीं पाएगा. We are very clear when we speak to the workers on this, which of course means that not all workers are in a position to contribute at the moment. हमको कई बार मजदूर साथी लोग कहते हैं कि चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत समय नहीं दे पाएंगे. So it's a trial and error process. कुछ लोग मिल जाएंगे जो लोग आगे बढ़ने को तैयार है, उन लोग को लेके हम आगे बढ़ते हैं. बट इट्स अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस. ये तो क्लियर है. इट्स नॉट समथिंग विच जिससे आपको तुरंत बहुत कुछ मिल जाएगा. एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी कि जो आज का स्टूडेंट है जो ये करना चाहता है, जो आपने किया MA, MPhil, PhD, जो ये करना चाहता है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ सोसाइटी दैट ही शुड बी रेडी फॉर और शी शुड बी रेडी फॉर? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग एजुकेशन सिस्टम में घुस रहे हैं, सोसाइटी का रियलिटी को उनसे कुछ हद तक छुपाया जा रहा है. आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक तो एक कंटिन्यूअस असेसमेंट, इंटर्नशिप, और जो हो रहा है कि द स्टूडेंट लाइफ हैज़ नाउ बीन फ्रैक्चर. जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे, आप PhD कर रहे तो 4-5 साल, MPhil 2 साल, ग्रेजुएशन 2 साल. अभी सेमेस्टर सिस्टम में आने के बाद, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आने के बाद, द स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट अ प्रोलॉन्ग्ड उस तरह से. So students are always looking for the next thing कि इसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. तो वहाँ भी इनसिक्योरिटी काफ़ी है. एंड तो ये सब के बीच स्टूडेंट्स के लिए इंगेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विद द वाइडर वर्ल्ड, और क्लासरूम में भी encourage नहीं किया जाता है. So what I would say is that it's important for students and parents and teachers to recognize कि शिक्षा का मकसद सिर्फ एक अच्छे स्कॉलर या अच्छे एकेडमिक, अच्छे स्टूडेंट बनाना नहीं है. शिक्षा का मकसद एक अच्छे नागरिक पैदा करना है. एंड फॉर दैट स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड वेज टू गो बियॉन्ड द क्लासरूम स्पेस एंड एंगेज विद सोसाइटी एज अ होल एंड आस्क क्वेश्चंस. आप सवाल पूछने लगेंगे तो आप काफ़ी गहराई में चले जाएंगे. अभी देखिए, धर्म को लेकर बहुत चर्चा होती है, तो मैं एक प्रीस्ट को कोट करूंगा. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ही सेड दैट when I give food to the poor they call me a saint, when I ask why the people are poor they call me a communist. तो आप सवाल पूछते रहेंगे तब उस गहराई में पहुंच जाएंगे. आप पहुंच गए तो खुद को रोकने की जरूरत नहीं है. डोंट सेंसर योरसेल्फ, आस्क क्वेश्चंस, दैट इज हाउ यू लर्न. दैट्स एट द हार्ट ऑफ लर्निंग. मतलब एक बच्चा भी जब पापा से पूछता है कि पापा बारिश क्यों रुक गई, इट इज दैट चाइल्ड इज एंगेजिंग इन क्रिटिकल थॉट. तो सवाल से ही हम सीखते हैं, वाइडर एक्सपोजर से हम सीखते हैं. एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हमको उसके बाहर देखने की ज़रूरत है. एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज हैव टू अंडरस्टैंड दैट. विदाउट दैट देयर इज़ नो गुड एजुकेशन. सोशल साइंस की बात करें या साइंस की बात करें, देखिए NRIs को लेकर हम कई लोग इतने प्राउड है कि विदेश में इतना अच्छा इन लोगों की चलती है. यू लुक एट द प्रोफाइल, द एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ मेनी ऑफ दिस पीपल. मेनी ऑफ देम did their undergraduate studies in Indian universities and even postgraduate studies. और वो लोग आज बाहर तरक्की क्यों कर पा रहे हैं? इसीलिए भी बिकॉज हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एक ज़माने में क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज किया जाता था. मेरे ही बैच में कई दोस्त हैं जो अभी बाहर अपने करियर शुरू कर रहे हैं. यू आस्क देम, दे विल से कि द मोस्ट प्रोडक्टिव डेज ऑफ लर्निंग वेर इन द BA and MA कोर्सेज इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़. तो हमारे देश में ये कल्चर रहा है यूनिवर्सिटीज़ में क्रिटिकल थिंकिंग का, going beyond the curriculum, of teachers encouraging students
to think critically, to ask questions, to engage with society, and that's a very important part of learning. इसको नज़रअंदाज करके आप बहुत बड़ा कुछ कर नहीं सकते, बहुत अच्छा कुछ कर नहीं सकते, जो भी आपके एम्बिशंस हो, जो भी आपके भावनाएं हो। अगर आपके CEO भी बनना है कोई कंपनी का, अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स। यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ सोशल रियलिटी। वो आपका आएगा कहाँ से? वो आएगा इस एक्सपोजर से, वो आएगा क्रिटिकल थिंकिंग से। दैट आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट टू नोट। और एक सवाल आप जो पूछे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज के समय के स्टूडेंट्स अगर यूनियन का काम करना चाहे, मैं ये कहूँगा कि यूनियनाइज करने का काम या लेबर मूवमेंट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम स्टूडेंट और द लाइफ ऑफ टीचर्स, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट अ लेबर प्रोसेस जहाँ पे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरियाँ ढंग के नहीं मिल रही, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अंडर क्वेश्चन। सो दोज हु आर स्टूडेंट्स नाउ, दे विल बी आउट इन द जॉब मार्केट वेरी सून. Those who are teachers now, many of them are laboring under the same conditions that workers are laboring. So what unionization is doing today is talking about and exposing a generalized condition of inequality, precarity, poor quality of employment. So these are not concerns solely of unions or solely of workers. It is a concern of the entire society. तो उस जगह से भी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, लेबर यूनियंस के साथ और तरह तरह के संगठनों के साथ जो इन मुद्दों को उठा रहे हो, एक एंगेजमेंट पे जाने की ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई वुड से. एक और सवाल मेरे था आपसे पूछने का, उसमें थोड़ा मुझे पता है पर आपको ज़्यादा पता होगा कि ये जो ट्रेड और लेबर मूवमेंट्स थी उनका हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में क्या योगदान था? बहुत बड़ी भूमिका थी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल जिसके बारे में उतना चर्चा नहीं होती है. देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल का दो हिस्सा था. एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक बातचीत में थे, एक लीडरशिप, और जो साथ में मास मूवमेंट्स में भी थे, दोनों जगह थे. और उसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग खेमे में मूवमेंट्स इमर्ज हुए, जो किसानों के बीच, वर्कर्स के बीच, महिलाओं के बीच, समथिंग दैट वी कॉल मेनी वॉइसेस ऑफ द नेशन. और इन लोगों ने कांग्रेस लीडरशिप के साथ तालमेल बना के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया बेसिकली. सो दिस इज द फ्रीडम स्ट्रगल इन अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंस. नाउ इन दैट व्हाट हैपेंड वाज 1920s में जब महात्मा गांधी आए, एक चर्निंग थी समाज में, टू कोट नेहरू's फेमस वर्ड्स, एंड देन गांधी केम. तो गांधी केम एंड गेव द फ्रीडम स्ट्रगल अ मास डायमेंशन. जब ऐसा हुआ, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल केम इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल विद देयर ओन क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स, जिसमें पेजेंट मूवमेंट स्ट्रांग था और लेबर मूवमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग हुए. नाउ द मेन रोल आई वुड से ऑफ peasant movements, labor movements, anti-caste movements, जिनके शायद कांग्रेस के साथ कुछ कुछ चीज़ों पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, but who all wanted freedom. There was no doubt about that. What they did primarily was to give the freedom struggle greater depth. यानी कि सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि देश कब आज़ाद होगा, अंग्रेज कब जाएंगे. सवाल ये बन गया कि अंग्रेज जाने के बाद किस तरह का देश बनेगा. Because when people within the country, जो इंडियंस थे, लेकिन जो सोसाइटी के अंदर के तरह तरह के ऑपरेशन के चलते who had been silenced for centuries, when they came into the freedom struggle, they asked this question, जिसमें सबसे आइकॉनिक था बाबा साहब का that exchange with गांधी. गांधी ने पूछा कि तुम पहले देश की आज़ादी के लिए बात क्यों नहीं करते. He asked Mahatma, do we have a country? That is the question which labor movements were also asking, peasant movements were also asking. And credit to the Congress leadership of that time, and here Jawaharlal Nehru played a big part. Credit to the leadership of the time, they brought these movements together. 1930s was the time when you find a great convergence. जब ऑल इंडिया, जब किसान सभा के सम्मेलन, ट्रेड यूनियन के सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन के साथ साथ हुआ करता था. नो, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड वाज, आज़ादी जब हमको मिली बाय 1947, आज़ादी के लिए लड़ने वाले, आज़ादी चाहने वाले जो जनता थी, उनका कॉमन सेंस में एक बदलाव आया. उनका कॉमन सेंस ये बन गया कि नाउ दैट वी हैव फ्रीडम, वी हैव टू थिंक अबाउट हु द कंट्री बिलोंग्स टू. देश सबकी होनी चाहिए, देश सिर्फ कुछ खास लोगों की नहीं होनी चाहिए. विच इज़ वाई थिंग्स लाइक द पार्ट 3 and part 4 of the constitution, fundamental rights, right to unionize, right to access to public space,
against caste discrimination. These things were adopted by a constituent assembly which was quite upper caste. These things could have been rejected if the common sense of the nationalist struggle had not been so sharp on these questions. तो लेबर मूवमेंट्स, एंटी कास्ट मूवमेंट्स का ये एक बहुत बड़ा रोल था. जबकि आप देखेंगे हिंदू कोड बिल रिजेक्ट हो गया, बाबा साहब जिस फॉर्म में उसको लाना चाह रहे थे. Part of the reason was that the Constituent Assembly was not prepared for it. यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान इस पे उतना चर्चा शायद नहीं हुई थी. जिन चीज़ों पे चर्चा हुई थी, जैसे महाड़ सत्याग्रह, ये आप फंडामेंटल राइट्स में देखिए, राइट टू यूज पब्लिक टैंक्स, ये फंडामेंटल राइट्स में क्यों आ रहा है, दैट टू विदाउट अ लॉट ऑफ डिबेट. इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी बाय बाबा साहब अम्बेडकर कि वो उसको महाड़ संघर्ष भी कह सकते थे, कह रहे थे महाड़ सत्याग्रह, टू कन्वे दैट सेंस कि देखिए सत्याग्रह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, देश के अंदर जो शासक वर्ग है उनके खिलाफ भी करने की जरूरत है. नाउ लेबर मूवमेंट्स डिड समथिंग along similar lines. 2 major labor movements हुए उस दौरान. 1930s में बॉम्बे में, which was had a huge impact, और फिर टिस्को में टाटा 1938. And by the time you come into the 1940s, labor strikes become part of the everyday fabric of the freedom struggle. And because of that, 1940s में जब बाबा साहब अम्बेडकर became a law member in the government, he initiated a range of pro-labor legislations, minimum wage, maternity benefit and things like that. So these things came in before India got freedom. These were initiated by Baba Sahab, who had his ears to the ground and all those movements, anti-caste movement, labor movements and so on. So you could see that this was becoming a part of the state structure because of the pressure from below. This was the contribution of freedom struggle में labor movements का. Labor movements and all other class and caste based movements made the question कि आज़ादी के बाद देश किसकी होगी a central question of the freedom struggle. और वो टाइम की लीडरशिप ने वैसा जवाब नहीं दिया कि आज़ाद हो जाए फिर हम देख लेंगे. Exactly, वही मैं कह रहा हूँ, credit to them. तो एक और चीज़ जो आप बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं वो है क्रिटिकल थिंकिंग व्हाइल यू आर अ स्टूडेंट. तो आप जब स्टूडेंट थे क्या आप एक क्रिटिकल थिंकर थे? मतलब क्या आपने अपने प्रोफेसर की दौड़ लगाई? हाँ, हम लोगों को क्रिटिकल थिंकर बनाया गया. You see, I have to give reference to the mode of pedagogy here. जब सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में हम MA करते थे, देखिए हमारे क्लासरूम अटेंडेंस वाज नॉट कंपलसरी. व्हाट वाज कंपलसरी कि आप हर एक पेपर में पर सेमेस्टर 2 ट्यूटोरियल्स लिखेंगे, लंबे ट्यूटोरियल्स, बहुत ही एनालिटिकल होना चाहिए. उसको आप अपने ट्यूटोरियल ग्रुप और टीचर के सामने प्रेजेंट करेंगे, वो आपको सवाल करेंगे और उस सवाल जवाब के आधार पे आपको मार्क्स दिया जाएगा. यानी कि ऑलमोस्ट एवरी वीक यू आर डिफेंडिंग अ थीसिस. और ये जो सिस्टम था, इसमें क्या था, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप गहराई में सवाल नहीं पूछ रहे हो, तो आपको मार्क्स कम दिया जाता था, नंबर कम दिए जाते थे. तो वी वर टॉट क्रिटिकल थिंकिंग, इट वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस. हम नहीं करते तो हमको ग्रेड्स कम मिलता. बट व्हाट आई ऑल्सो वांट टू ऐड इज कि देखिए जो लोगों के मन में गलत फहमी होती है क्रिटिकल थिंकिंग को लेके, क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले गद्दार हो जाते हैं या चीज़ों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं. बात क्रिटिसाइज की नहीं है. क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स डीप एनालिसिस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू डू दैट, व्हाट यू गेन इज डेप्थ. I'll give an example. It's my favorite example. जब कोई भी पूछता है क्रिटिकल थिंकिंग को लेके, because it relates to something जो आज के समय में बहुत चल रहा है, वो है नेशनलिज्म पे एक अजीबोगरीब बातचीत कि आप देश पे सवाल खड़ा करेंगे तो आप देशद्रोही है and so on and so forth. तो during my MA days I was taught by Professor M.S.S. पांडियन, तमिलनाडु के थे. वो एक कोर्स ऑफर करते थे, रीजियन लैंग्वेज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नेशन मेकिंग. तो उसमें नेशनलिज्म पे कुछ थ्योरीज पढ़ाया जाता था, फिर इंडियन नेशन को समझाया जाता था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 3 रीजियंस, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, जिनका इंटीग्रेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, डिफिकल्ट था. तो उस कोर्स के दौरान वो पढ़ाते थे कि देखो नेशन जो है, हम हैं नेशन में, नो वन इज टेकिंग दैट अवे फ्रॉम अस, नो वन इज टेकिंग द नेशन अवे फ्रॉम अस, नो वन इज टेकिंग अस अवे फ्रॉम द नेशन. लेकिन नेशन क्या है, किस तरह का, इसको आप क्रिटिकली देखें तो आप नेशन को और अच्छे तरीके से समझेंगे. उनका एक टिप ये हुआ करता था कि ऑलवेज सस्पेक्ट एनीथिंग इन सिंगुलर. यानी कि कहीं आप बिहार पढ़ रहे तो बिहार पढ़िए, उत्तर प्रदेश पढ़ रहे तो उत्तर प्रदेश पढ़िए. तो मैंने पूछा था उनको मेरे सेमेस्टर एग्जाम के बाद कि सर इसका क्या मतलब हुआ, तो क्या इंडिया को हम इंडियाज पढ़ेंगे? ही सेड नो, बट यू नोट इंडिया इज अ यूनियन.
जो हमारे संविधान में स्टैट्यूट्स बुक्स में लिखा हुआ इट्स ए यूनियन। और जब भी आप इंडिया के जगह इंडियन यूनियन पढ़ेंगे, इमीडिएटली a whole range of people, a whole range of languages, places, जो शायद nationalist imagination में तुरंत आता नहीं हो, वो आपके मन में आ जाएगा। You know, in that sense, you'll have a more in-depth understanding of what the nation was. One of the examples he gave was कि देखिए जो Indian peasant का image होता है, the Indian peasant is wearing सर पे कुछ पहना हुआ है, and that figure, the figure that we have is a North Indian peasant. But you go to Bengal, there the Muslim peasant wears a lungi. Does a lungi wearing peasant ever feature as the image of an Indian peasant? क्यों नहीं? The moment you start thinking कि there is India is not a singular nation, इंडिया में बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, तो क्या है ये इंसान जो शायद नेशनलिस्ट आइकोनोग्राफी में हमेशा आ नहीं रहा है, वो आपके मन में प्रेजेंट हो जाएंगे। बिहार को बिहार करेंगे तो मिथिलांचल, भोजपुर, झारखंड, ये सब जगह आपके लिए बहुत ही एक जिंदा जगह बन जाएगा। उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध, ये भाषाएं मरे हुए भाषा नहीं लगेंगे, दीज आर अलाइव लैंग्वेजेस। सो इन दैट सेंस व्हेन यू आर thinking of India in the plural, you are giving India more depth, you are giving India more meaning, you are acknowledging, recognizing a wide range of people who are all part of India. आप देश को चैलेंज नहीं कर रहे हो, आप देश के गैर बराबरी को चैलेंज कर रहे हो। When you are bringing in a range of voices जो शायद अदरवाइज नहीं आते। अभी के समय का कुछ पैरेलल मैं दूँ, देखिए अभी बहुत चल रहा है कि इंडिया और इजराइल के बीच दोस्ती बननी चाहिए। अब क्या हो रहा है, इजराइल में अडानी जाके इन्वेस्ट कर रहा है, बड़े बड़े कंपनियां जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। डू दे स्टैंड फॉर इंडिया इन अ कंप्लीट सेंस? आई डोंट थिंक सो। जिन वर्कर्स को देश पे नौकरी नहीं दी जा रही है, जिनको अपने जान पे बाजी लगाकर इजराइल जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए, व्हाट अबाउट देम? What about them? Who represents India? All these diverse interests represent India. तो हम जब critical thinking करेंगे, हम इस तरह के सवाल पूछने लगेंगे, और वही लोग सवाल से डरेंगे जिनके शायद एक vested interest हो ये गैर बराबर व्यवस्था को कायम रखने में। So this is critical thinking for me. It gives depth, it enriches our thinking, it enriches society, and I think without that you can't have a strong country, you can't have a stable society. मतलब आज के समय में गैर बराबरी के बारे में अगर आप गहराई में सवाल नहीं पूछेंगे और इस तरह की गैर बराबरी चलती रहेगी, ये समाज कोलैप्स करेगा। जो आदमी कोई कंपनी का सीईओ बैठ के 10th फ्लोर के ऑफिस में बैठा है, उसको तो आखिर में नीचे आना पड़ेगा, वो तो वहाँ से छलांग मार के चांद नहीं जा सकता। और नीचे अगर भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं, बात नहीं बन पाएगी, उनके लिए भी इंडिविजुअली उनको समझना पड़ेगा। सो ही हैज टू थिंक क्रिटिकली। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रेज क्वेश्चंस, टू एनालाइज इन डेप्थ, एंड टू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स जो सही नहीं है। कि आखिर में क्या है, आखिर में देश आज़ाद हुए 70-80 साल होने जा रहे हैं, अभी भी नारा लगता है रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। मतलब देयर इज अ बिग प्रॉब्लम एंड वी हैव टू चेंज सम डीप सीटेड पावर स्ट्रक्चर्स, इनइक्वालिटी। अब अगर आप क्रिटिकली नहीं सोचेंगे, सवाल नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो बदलाव लाएंगे कैसे? तो ये मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, मेरा ऐसा मानना है। और लास्ट में मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक टीचर्स की बात है, क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द स्पेस अराउंड यू। आपके क्लासरूम, आपके सामने जो टीचर खड़ी है, टू अंडरस्टैंड दैट स्पेस एंड टू रिस्पेक्ट दैट स्पेस। मैं जो पहले आपको बता रहा था, मैं जब दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आया और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जहाँ बहुत डाइवर्स एक स्टूडेंट पॉपुलेशन हुआ करता था। बहुत सिंपल सी बात है, कोई एक लड़का मेरे बगल में बैठा है जिनको अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अपब्रिंगिंग वुड टीच देम टू बी जजमेंटल, कि अरे देखो अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, बिकॉज उनकी परवरिश ऐसी है। अब क्रिटिकल थिंकिंग ही एक टूल है जिसके थ्रू आप खुद को भी सवाल कर सकते हैं कि क्या मेरा सोच सही है, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एंड देन यू गो इन टू दिस होल क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी, लैंग्वेज एंड सो ऑन, और आपके बगल में बैठे बच्चों को अब बेहतर समझने लगेंगे। जब यूनियन की बात पहले हो रही थी, देखिए स्टूडेंट टीचर्स जब अपने जगह को समझेंगे पूरा इकोनॉमी में कि आज मैं स्टूडेंट हूँ, खुश हूँ, कल मैं नौकरी के लिए जाऊँगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी या ठेके पे काम करना पड़ेगा। टीचर्स ठीक है, इट्स अ कंसिडर्ड एन एलीट प्रोफेशन, लेकिन जहाँ पे प्रिकैरिटी इतनी बढ़ गई है,
इतने सारे टीचर्स ठेके पे है, इट्स ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ हाउ यू सी योर सेल्फ, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग से आती है। देखिए जब यूनिवर्सिटीज़ में कुछ घटनाएं घटती है, सम टीचर इज आस्क्ड टू लीव, वो खबर बन जाता है, बट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटीज़, आई थिंक बहुत सारे साइलेंट विक्टिम भी होते हैं। मुझे याद है जब कर्नाटक में मैं पढ़ा रहा था, हिजाब बैन हुआ था, मैं जानता हूँ ऐसे कुछ टीचर्स को, मुस्लिम टीचर्स, द स्टूडेंट्स फोर्स देम टू टेक ऑफ द हिजाब इन द क्लासरूम, और वो इतने इंसल्टेड फील किए कि वो नौकरी छोड़ दिए। नो, दैट इज अ स्पेस विच नीड्स अ क्रिटिकल इंटरवेंशन, दैट इज अ स्पेस विच नीड्स सेंसिटिविटी, विच नीड्स एनालिटिकल थिंकिंग। और ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब तक लोगों के जहन में नहीं होगी, तब तक क्लासरूम स्पेस भी एक इनेबलिंग स्पेस नहीं होगा सबके लिए, नॉट इवन फॉर टीचर्स नेसेसरीली। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने कुछ प्रोजेक्ट करना चाहा ऑन इस्लामोफोबिया एज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। किसी ने सवाल पूछ लिया कि सर ये टॉपिक हिंदू फोबिक नहीं होगा, मैंने बोला भाई इस्लामोफोबिया की बात हो रहा है यहाँ पे, और कोई इस पे रिसर्च कर ही सकता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मैं उनको कह रहा हूँ कि देखिए आपका कंसर्न कहीं से आ रहा है, वो ठीक है, मैं उसको नाकार नहीं रहा हूँ, बट आई वांट टू शो यू अ लार्जर पिक्चर। सो फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, critical thinking creates a better classroom, and for citizens it creates a better society. इसीलिए मैं इस पे इतना जोर डाल रहा हूँ, और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वे ऑफ एनालाइजिंग, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग डीपली। यस, इफ दैट एनालिसिस एंड डीप थिंकिंग, जिसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि संविधान को जिस तरह से लागू होनी चाहिए वो लागू नहीं हो रही है, और उसके लिए मैं कुछ करना चाहूँगा, एंड बेस्ड फॉर दैट इफ समवन कॉल्स मी अ रेबेल, संविधान को लागू करने के लिए अगर मुझे बगावत करना पड़ा है तो मैं करूंगा, और कोई मुझे बागी बोलेगा तो मैं हबीब जालिब को कोट करके कहूंगा मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। So it's about standing for certain core values which are at the heart of the Indian society, values which animate the Indian constitution, values which have been derived from the freedom struggle and from other struggles. अभी एंशिएंट इंडिया से वैल्यूज देने की बातें हो रही है, भाई मिडिएवल इंडिया की बात भी कोई करे, मिडिएवल इंडिया को लेकर सिर्फ अब ये हिंदू मुस्लिम फसाद की बात होती है, क्या उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। व्हाट आई वांट टू से इज, सी द मिडिएवल पीरियड इज अ सोर्स ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वैल्यूज। क्या हो रहा है मिडिएवल पीरियड में? भक्ति, सूफी, ये जो सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशंस, और इसके बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग एंटी कास्ट चर्निंग हो रही इनइक्वालिटी के खिलाफ। जो इतने बड़े बड़े संत हैं, नामदेव, तुकाराम, आपके कबीर, फिर कर्नाटका में इस क्षेत्र में बासवन्ना, फिर आप ईस्टर्न इंडिया में जाए श्री चैतन्य महाप्रभु, दे आर प्रोवाइडिंग अ होल न्यू ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन सोसाइटी अबाउट कास्ट, अबाउट इनइक्वालिटी, जिसके आधार पे आगे जाके फुले अम्बेडकराइट ट्रेडिशन बन रहा है। So critical thinking is a part and parcel of Indian history, and when we say think critically, we are saying that analyze what you see, ask questions with reference to the core values which animate the Indian constitution, the core values which have made Indian society better historically over many ages. यही है critical thinking मेरे हिसाब से। Thank you. It was great talking to you. It was wonderful talking to you, और आप अपना काम प्लीज करते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और सवाल पूछते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। Yes. Nope.